नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। चलिए बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की। मेल इनफर्टिलिटी को हम डिस्कस ही नहीं करते, या यूं कहिए कि वी नेवर वांट दोज थिंग्स टू कम आउट। वो कहते हैं ना, जो छुपा है छुपा रहने दीजिए। शुरू में तो सोचते हैं मेल के बारे में बात करेंगे, बट हम बात शुरू कर लेते हैं फीमेल से। आज का पूरा सेशन हमारा डेडिकेटेड है मेल्स के लिए। मेल्स को ऐसा ना लगे कि हमारे बारे में बात ही नहीं करते। लेट्स स्टार्ट द सेशन विद मेल इनफर्टिलिटी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने डॉक्टर से पूछने में हिचकिचा रहे हैं और गूगल आपको सही जवाब नहीं दे रहा, तो आप यहाँ इस सेशन में जरूर पूछिएगा। एंड अगर हम इतना ओपनली फीमेल हॉर्मोन्स के बारे में, फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट अबाउट मेल्स ऑल्सो। हम चाहते हैं कि आप खुल के इस सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो चीजें छुप छुप के डिस्कस हो रही हैं वो बाहर आके कैसे डिस्कस हो सकती हैं। बिकॉज हर किसी इशू का, हर किसी मेडिकल टर्म्स में अगर कहें तो हर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर है। एंड व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मेल इनफर्टिलिटी एंड स्टिग्मा, सो नन अदर देन डॉक्टर श्रेया गुप्ता फ्रॉम Birla Fertility and IVF Lucknow branch. So people, we have very good positive results with Birla Fertility. So hope अगर आपको भी जरूरत हो तो आप जरूर बिरला सेंटर्स को विजिट कीजिएगा। आप डॉक्टर से मिलिए जाके, आप टेली कंसल्टेशन लीजिए, बात कीजिए। और अगर वो भी आपको लगता है नहीं पॉसिबल है, तो आप प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने डाउट्स डिस्कस कीजिए, बिकॉज दिस इज particularly an awareness webinar for you all. So I'm just calling our guest doctor on the main screen, and let's start with the session. Namaskar Dr. Shreya, welcome to Fertility Post. Namaskar. Thank you so much for having me again. It was lovely talking to you last time. Hope इस बार भी हम लोग हमारे दर्शक हैं, उनके जो भी सवाल हो, उनकी क्वेरी को हम लोग अच्छे से आंसर कर पाए। मेल में ऐसा क्या है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि नाउ इज द राइट टाइम टू विजिट अ डॉक्टर? सो डॉक्टर, मेल के क्या ऐसे सिम्टम्स या इंडिकेशंस हैं जो उन्हें पता चले तो उनके लिए एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है? देखिए पूर्णिमा जी, जैसे ही फीमेल 50% रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए या सब फर्टिलिटी के लिए, आज के जनरेशन में देखा जा रहा है मेल्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम बात करें कि शुरू से लेके अगर उनको कभी भी हिस्ट्री रही हो बचपन में वेरिसेला या वायरल इन्फेक्शन की, बचपन में हिस्ट्री रही हो किसी भी प्रकार के हर्निया, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं बच्चों में, होते हैं कि अगर बचपन में कोई भी आपकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, जैसे कंजेनाइटल हाइड्रोसील वगैरह, ये सारी चीज रही हो, या ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये तो इन्फेंसी का हो गया। चाइल्डहुड एज में अगर आपको मेजर कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ये सारे इन्फेक्शन हुए हो, आप जब टीनेज में आए और टीनेज में जब आपका जो इंटरनल हार्मोनल एक्सिस है वो जब एक्टिवेट होता है, तो अगर कोई इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, और अगर आपकी मैरिज हो जाए उसके बाद अगर आपका लॉस ऑफ लिबिडो है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, इसके अलावा अगर आपको कोई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर या शुगर हो, क्योंकि ये जब होते हैं हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, तो उनके लिए स्पेशली एक मेडिसिन होती हैं जो कि ये सेक्सुअल डिसफंक्शंस जैसे इरेक्शन में प्रॉब्लम या इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें करती हैं। तो रूटीनली इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके सीमेन का क्वांटिटी कम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, देन ओनली यू शुड सीक अ एडवाइस कंसल्टेशन, एक्सपर्ट का कंसल्टेशन। बट ये सारी चीजें जब इन्फेंट आप थे, जब आप पैदा हुए से टिल योर एडल्ट एज एंड टिल यू आर मैरिड एंड यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, सारे अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं कि अगर आपको ये सारी चीजें इनमें से कुछ भी हों तो आप डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है फीमेल्स में, वैसे मेल्स में भी कॉमन है, एंड इट इज नोन टू कॉज आपके जो हार्मोन लेवल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कम करता है, जिससे आपके सीमेन और सीमेन पैरामीटर्स पे इफेक्ट आता है। ऑल्सो इफ
सपोज आप वाइफ के साथ रिलेशन रख रहे हैं, उसमें आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है या इरेक्शन में प्रॉब्लम, इजैकुलेशन प्रॉब्लम या आपका फाउल स्मेलिंग सीमन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंस आर वर्किंग, सो दे आर यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उस वजह से अगर आपको फ्रीक्वेंट यूटीआई हो रहा है या सीमन फाउल स्मेलिंग है, सो आप एक बहुत कॉमन ट्रीटेबल कॉज जो कि सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है एंड यू कैन कंसीव नेचुरली। तो कोई भी इनमें से फैक्टर हो, ऑपरेटिव हिस्ट्री हो, क्रोनिक मेडिकल इलनेसेस हो जिसके लिए आप मेडिकेशंस पे हो, या जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं, मे बी चाहे इरेक्शन में प्रॉब्लम हो, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो, या क्वांटिटी आपको जब आप मैस्टरबेशन से या किसी से भी आपको लगता है क्वांटिटी कम है, so then you should consult a expert opinion. And also if you have suffered from any childhood malignancy, जैसे चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी में कई बार ऐसे होते हैं कि रेडिएशंस या कीमोथेरेपी चलती है जिसके वजह से टेस्टिकल्स पे इफेक्ट पड़ता है और उसकी जो फंक्शन है सीमेन प्रोडक्शन लेटर लाइफ में वो हैम्पर हो सकती है। तो ये भी अगर कोई आपकी हिस्ट्री, तो डेफिनेटली यू शुड सीक एक्सपर्ट एडवाइस, वेदर आपकी शादी को 1 महीने हुए हो। सो डॉक्टर, हियर आई वुड लाइक टू आस्क कि हमें हमेशा से पता था कि एक सिर्फ टेस्टोस्टेरोन है जो मेल हार्मोन है, बाकी किसी हार्मोन का कोई मतलब ही नहीं है मेल से। सो अभी कितने ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं? मेल्स ने भी फीमेल्स को पीछे नहीं छोड़ा है, ऑल्दो हाँ थोड़े से उनके कम होते हैं, लेकिन या डेफिनेटली दे आल्सो हैव अ बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। केवल टेस्टोस्टेरोन से नहीं, एक सीरम एलएच हार्मोन होता है जिसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, एफएसएच होता है जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक मात्रा में मेल के शरीर में भी बनते हैं। तो जब भी अगर किसी के सीमेन में, सबसे जो बेसिक टेस्ट हम करते हैं कभी भी फर्टिलिटी पोटेंशियल जानने के लिए मेल्स की, तो वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट सीमेन एनालिसिस। अगर सीमेन एनालिसिस में जैसी प्रॉब्लम आई उसके बाद, या अगर आपको हिस्ट्री किसी भी चीज की नहीं है, जैसे कोई मेडिकल इलनेस या कुछ नहीं, तो फर्स्ट टेस्ट व्हिच हैज टू बी डन इज सीमेन एनालिसिस, फॉलोड बाय डिपेंडिंग अपॉन सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट जो हार्मोनल ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें आपका जैसे मैंने सीरम एलएच, सीरम एफएसएच, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, सीरम टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो, एंड ब्लड शुगर एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो 6-7 हार्मोनल ब्लड टेस्ट हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेल के फर्टिलिटी पावर को जानने के लिए, जिसमें रूटीनली जो एफएसएच, एलएच या टेस्टोस्टेरोन ये टेस्ट है, ये रूटीनली हर मेल्स को कराने की जरूरत नहीं है। रूटीनली आपको एक थायराइड, एक रैंडम ब्लड शुगर, एक प्रोलैक्टिन और सीमेन एनालिसिस, ये 4 चीज करानी चाहिए। और सीमेन एनालिसिस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन डू फॉर स्पेसिफिक हार्मोन इवैल्यूएशन जो कि एलएच, एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन होता है। ये जो एफएसएच है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एफएसएच इटसेल्फ मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो अगर आप सोचें कि मेल में क्या काम कर रहा है, सो नेक्स्ट टाइम हाँ जी प्लीज। एक्चुअली क्या हो गया, साइंस थोड़ा बायस्ड हो गया फीमेल्स के लिए, तो जो सेम दे दिया, एफएसएच और एलएच दोनों ही हमारे ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं और इनका काम होता है फीमेल्स की ओवरीज पे काम करना और मेल्स में काम होता है टेस्टिकल्स पे काम करना, टेस्टिकल्स के कुछ सेल्स होते हैं उस पे काम करना। सो बेसिकली एफएसएच एंड एलएच जैसे फॉलिकुलोजेनेसिस में हेल्प करती है फीमेल के, वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है मेल्स के केस में। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी वाइफ को और आपको दोनों को एफएसएच टेस्ट डॉक्टर ने बोला है, तो ये मत सोचिए कि डॉक्टर ने गलती से आपका नाम ले दिया है, हो सकता है वो आपका भी ये टेस्ट करवाना चाहती है। सो डॉक्टर, व्हेनेवर वी गो फॉर सीमेन एनालिसिस तो बड़ा कॉमन है, मोटिलिटी कम हो गई या काउंट कम है, बट अगर हम बात करें तो अब मे बी यू कैन से ईयर और सो लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा आया और उन्होंने एक थर्ड पैरामीटर मॉर्फोलॉजी को ढूंढना समझना शुरू किया। बट एक्चुअल में काउंट, मोटिलिटी, वी ऑल नो दैट येस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट क्या वो तीसरा पैरामीटर भी उतना ही जरूरी है? जी पूर्णिमा जी, बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग। तो जैसे वी हैव नॉर्मल अपीयरेंस, हम जब भी स्पेशली एबल्ड चाइल्ड देखते हैं, सो दे हैव अ स्पेशल अपीयरेंस
है ना। तो किसी के अपीयरेंस से ही हम उनका जेनेटिक मेकअप यानी जेनेटिकली दे आर हेल्दी और नॉट ये पता लगा सकते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल है उसमें कैपेसिटी नहीं होती है एग को फर्टिलाइज करने की। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट ये मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स आल्सो, क्योंकि जो स्पर्म नॉर्मल है, भले एबनॉर्मल स्पर्म मोटाइल भी होगा लेकिन वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, और अगर गलती से फर्टिलाइज हो भी गया तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर सकता। तो मॉर्फोलॉजी दैट इज appearance of the sperm, whether that is normal or abnormal, is equally important compared to count and motility. Here we'll take one query और उसके बाद I'll ask few other questions. So we have query from our viewer. Is teratospermia treatable even when count and motility are in the normal range and no infection? Is IVF only option? सी, अगर काउंट और मोटिलिटी नॉर्मल है सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको जो टेराटोजूस्पर्मिया है वो किस रेंज में है। इफ टेराटोजूस्पर्मिया इज बॉर्डर लाइन कि अगर 3% है, 4% है, तो IUI कैन हेल्प, एंड सिंपल जो एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन हैं वो भी यूज करने से यू कैन गो, मतलब यू कैन थिंक कि या यू मे कंसीव नेचुरली। बट हाँ, अगर सीवियर टेराटोजूस्पर्मिया है, जैसे आपका लेस देन 2% है, 1% है, 0.5% है, देन येस IVF इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज गॉड के पास इतना मतलब नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो सकता कि केवल जो हेल्दी स्पर्म है वही स्विम अप करे। तो वो हम लोग आर्टिफिशियली ही कर सकते हैं, जिसमें वी डू सीमेन प्रोसेसिंग यानी सीमेन वॉशिंग, जिसमें दिस नॉर्मल स्पर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एबनॉर्मल स्पर्म, सो वी हैव अ कंसंट्रेट ऑफ गुड स्पर्म सो दैट कैन बी यूजफुल फॉर प्रेगनेंसी। तो इट डिपेंड्स अपॉन जो आपको टेराटोजूस्पर्मिया है वो किस एज का है and how long it has been, and whether you have been previously treated with these medications, and whether then doing your semen analysis and whether that has been responded to the medicines or not, ये चीज रहती है। So doctor, इस केस में only IVF is the option or IUI can also do wonders? So the option, मैंने it depends upon the severity of teratospermia. Right. 3% है, जैसे more than 4% we consider as normal, but if it borderline like 3% ही normal sperm है या just 3.5 या 4% है, then natural try as well as IUI is the option. But अगर 1% है या 0.5% है, less than 2 है, then IUI is also not going to help. या depend करता है कि अगर आपका semen count बहुत ज्यादा है, more than 100 million या 200 million है, और तब भी आपकी अगर मान लो 2% है, then we have a good amount of sperm अगर हम IUI के लिए भी जाए। तो when morphology is less, then it depends upon इसका severity कि वो कितना कम है, and then how is the total count and how is the total motility to go for IUI. IVF is always an option for teratozoosphermia, but IUI depends upon कि जो आपका count और motility है वो अगर normal range में भी है तो उसमें भी किस range में, higher range में, below normal और just average normal. Is this the possibility कि ये pre-diabetic और family history of diabetes can impact the sperm count or anything related to this? See, unless and until the couple, the husband itself, they are having diabetes. Otherwise, family history में अगर केवल diabetes है, so yeah, definitely they are on the high risk of getting diabetes. But if they have controlled their blood sugar beautifully, so then there is no effect as such on semen parameters. And same goes for क्योंकि ये सारे जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाँ सम लेवल दे आर जेनेटिक, बट दे आर ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस में आते हैं ये। तो अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छी रखी है और अगर उनको एट प्रेजेंट हाइपरटेंशन और शुगर नहीं है तो अनलाइकली होता है कि सीमेन पैरामीटर अफेक्टेड होगा। यस, बट यस, अगर सीमेन एनालिसिस कराया और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ दिक्कत है तो उसमें फिर हम ये सारे हार्मोनल चीजें, वैसे तो रूटीनली ही रैंडम ब्लड शुगर ये सारी चीजें होती हैं, उससे वी कैन मेक आउट कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। जितना हाइपरटेंशन और डायबिटीज, जितना सीमेन पैरामीटर्स में डायबिटीज ज्यादा हार्मफुल होता है, और हाइपरटेंशन में क्या होता है, मोस्टली दोज आर ऑन सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच आर नोन टू कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शंस। तो ये दिक्कत होती है। तो अगर केवल फैमिली हिस्ट्री है एंड यू हैव केप्ट योर ब्लड शुगर controlled, your blood pressure is also normal, then no need to worry.
then if following simple healthy lifestyle will help. So doctor, next again very important question here is smoking and daily consumption of alcohol. See, smoking is a very known causative factor for teratozoospasmia. तो अभी हम लोग टेराटोजूस्पर्मिया के बारे में बात ही कर रहे थे. एंड यस, अल्कोहल डेली कंजम्पशन इज ऑल्सो बैड. इट्स नॉट ओनली बैड फॉर योर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर योर स्पर्म्स. तो इफ यू आर स्मोकिंग, if you are taking alcohol, both these additives are known to decrease your count, your motility as well as morphology. तो इससे I'll just say कि smoking is injurious to health. तो और अगर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख रहे हो, तो इफ यू आर अ स्मोकर, इफ यू आर एन अल्कोहलिक पर्सन, डेफिनेटली यू शुड अवॉइड टेकिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड दे आर नॉट गुड फॉर योर स्पर्म्स. So you should maintain abstinence at least till you are trying for pregnancy. So डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने बात की स्मोकिंग की. So the member is asking कि अगर मैं 3 months तक छोड़ दूं और वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद कैन आई अगेन स्टार्ट विद द स्मोकिंग? See, when you are ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो गई है और क्या वाइफ इज ऑलरेडी 3 months प्रेग्नेंट? नहीं, दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड ही इज सेइंग कि स्मोकिंग है तो आई विल जस्ट लीव और 3 महीने तक प्रेगनेंसी के लिए वील ट्राई एंड आफ्टर व्हेन शी विल गेट प्रेग्नेंट आई विल जस्ट रिज्यूम विद माय हैबिट. See, it all depends upon whether you want second pregnancy or not. Because if you want second pregnancy, then again आपको स्मोकिंग नहीं करना होगा. और ऐसा नहीं होता है कि 3 महीने किया फिर 1 साल, मतलब 3 महीने स्मोकिंग नहीं किया, 1 साल किया फिर उसके बाद नहीं. ये डे बाय डे इट विल डिटोरिएट योर होल स्पर्म पैरामीटर्स. So if you are thinking for next pregnancy, then yes, you should stay away from smoking till say 5 years. But हाँ, अगर ये है कि you are planning for only 1 kid और अगर conceive हो गया and you cannot get off this, आपको habit लग चुकी है, तो try avoid smoking in front of your wife. Because then she'll be a passive smoker. आप तो एक्टिव स्मोकर होगे, she'll be a passive smoker. और जो फ्यूम्स उनके अंदर जाएंगे उनसे ना ही आपकी वाइफ के हेल्थ को, प्लस जो बेबी में भी कई सारे ग्रोथ रिटार्डेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं वो हो जाते हैं. तो if you cannot stop smoking after your wife is pregnant, so at least try avoiding smoking in front of her. So doctor, we have one question related to low sperm count. So again, can it be treated in IVF? Doctor is suggesting TESA, TESA. What exactly is it? Is it really going to help me in my IVF treatment? अगर टेसा उनको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, सो डेफिनेटली स्पर्म काउंट बहुत लो होंगे या ओकेशनल होगा. दैट मीन्स स्पर्म काउंट इज लेस देन 1 million. तभी हम उसके बाद या तो सीमेन पूलिंग पे जाते हैं, यानी 3-4 सैंपल फ्रीज कर लिया, नहीं तो टेसा सजेस्ट करते हैं. टेसा में बेसिकली क्या होता है कि इट्स अ प्रोसीजर व्हिच इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. और इसमें जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें जो है हम निडल्स आते हैं, उससे डाल के जो फ्लूइड है उसे एस्पिरेट करते हैं. दैट स्टैंड्स फॉर टेसा. फिर उस फ्लूइड में देखते हैं कि स्पर्म्स है कि नहीं. एक चीज होती है टेसी, जिसमें क्या होता है उसमें निडल इंसर्ट करके टेस्टिकल्स में डायरेक्टली जो है ट्यूब्यूल्स को एस्पिरेट करते हैं. फिर उन ट्यूब्यूल्स जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, उसको टीजिंग करके उसमें से डायरेक्टली स्पर्म को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो जब भी टेसा, पेसा या तो टेसी करके स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उनसे केवल और केवल आईवीएफ ही किया जा सकता है, सिंपल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता. तो अगर आपके डॉक्टर आपको टेसा, पेसा या टेसी कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका स्पर्म काउंट बहुत ही लो है और इसलिए आपको सर्जिकली टेस्टिस से स्पर्म निकालना होगा. देन आईवीएफ इज द ओनली ऑप्शन टू गो विद दिस टेसा एक्सट्रैक्टेड स्पर्म्स. So doctor, next important is varicocele treatment. I think ये बहुत
बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, स्टोरीज पे पूछे गए कि एक्चुअल में ये हो कैसे गया मुझे, और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, और अगर ट्रीट हो गया सो it's like one time treatment, or after every 3 to 4 years I have to visit the doctor for this treatment. सी वेरिकोसिल ट्रीटमेंट में ये डिपेंड करता है कि फॉर व्हाट रीजन डू यू वांट ट्रीटमेंट। इफ यू वांट कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए, बेबी कंसीव करना है और वेरिकोसील इशू के वजह से आपके सीमेन पैरामीटर्स में डिफरेंस आ रहा है। सो वेरिकोसील 4 ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। यूजुअली ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इतना सीमेन पैरामीटर्स में प्रॉब्लम नहीं डालते हैं। ग्रेड 3, ग्रेड 4 आपके प्रॉब्लमेटिक होते हैं सीमेन एनालिसिस में। तो फर्स्ट थिंग विच वी डू, अगर मैं प्रेगनेंसी लाइन ऑफ व्यू से देखूं तो वी डू सीमेन एनालिसिस अगर वेरिकोसील है, और अगर सीमेन एनालिसिस पे आगे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। अगर और ट्रीटमेंट आगे वेरिकोसील का कैसे होगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसका एज कितना है, उसका एग रिजर्व कितना है, उसकी क्या फर्टिलिटी पोटेंशियल है। क्योंकि अगर दोनों की ही फर्टिलिटी पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेरिकोसील है और वाइफ की भी फर्टिलिटी पोटेंशियल कम है, देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम कि मैं वेरिकोसील का रिपेयर कराऊंगा, फिर उसके बाद 3-4 मंथ वेटिंग टाइम होता है, उतनी देर में जो लेडी का एग रिजर्व है वो एग्जॉस्ट होने लगेगा। तो उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। हाँ, अगर फीमेल की एज, वाइफ की एज कम है, लेस देन 25 है, ओवेरियन रिजर्व की सारी टेस्टिंग हो चुकी है, AMH अच्छा है, एंट्रल फॉलिकल काउंट अच्छा है, एंड यू वांट कि मैं आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माय ऑप्शन कि वेदर आई कैन कंसीव विद सिंपलर ट्रीटमेंट और नेचुरल ट्राई और नॉट, देन येस यू कैन गो फॉर ग्रेड 3, ग्रेड 4 सर्जरी वेरिकोसील की। बट द प्रोग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग कैसी आई है, कितना डायलिटेशन था, कितना उन्होंने रिपेयर किया, इस पे सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो वेरिकोसील का, और एक बार जब वो रिकर हो जाता है तो इट इज नोन कि लाइफ लॉन्ग, बहुत ही रेयर इंसिडेंसेस होते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको क्योर मिल जाता है। So whether you have to get your varicocele repair or not, it depends upon your semen analysis as well as the fertility potential of your wife. If any of the thing is compromised, then you should not go for varicocele repair, क्योंकि वो time taking होता है, promising result भी नहीं होता है, and you want pregnancy anyhow. So you should consult your fertility expert कि आपके लिए कौन सा treatment या IVF सही रहेगा ना, how quickly you should go for it. सो डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट हमेशा सर्जरी ही है और मेडिसिन कैन ऑल्सो हेल्प? नहीं, एज सच सी वेरिकोसील में मेडिसिन हेल्प नहीं करते हैं। अगर रिपेयर ही हेल्प करता है, उसमें भी रिपेयर के बाद भी कितनी प्रोग्नोसिस रहेगी। जब एक बार सीमेन पैरामीटर्स वर्सन होते हैं तो आई हैव सीन प्रैक्टिकली कि वेरिकोसील रिपेयर के बाद भी कोई अल्टीमेटली फायदा नहीं मिलता है, एंड आफ्टर से वेरिकोसील रिपेयर 1 ईयर 2 ईयर वो डिटोरिएट होते जाता है, वाइफ की एज भी बढ़ती जाती है, एंड एट लास्ट अगेन यू हैव टू गो विथ IVF ओनली। इससे बेटर ये है कि आप एक जब वो डिटेक्ट हुआ आप IVF के लिए चले जाओ, कम से कम उस समय हमारी फीमेल पार्टनर तो फर्टिलिटी पोटेंशियल अच्छा होगा। So doctor, treatments, I think there are many treatments for male infertility अगर हम बात करें, but एक बहुत common सी चीज है, when we are going for IVF and हमारा केमिकल प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शन या फीटल एक्टिविटी नहीं आया, तो यूजुअली हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो क्वालिटी खराब होगी। एंड अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो क्वालिटी, वी just try to find out the reason for female egg quality. So क्या ये रीजन एक स्पर्म क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है, लाइक रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर और रिकरेंट मिसकैरेजेस? यस, ऑफ कोर्स। जैसे मैंने कहा कि एम्ब्रियो में 50% एग होता है, 50% स्पर्म होता है। सो अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें भी उसके भी DNA फ्रेगमेंटेड है, तो रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर और रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस या मिसकैरेजेस हो सकते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस या RSA या मिसकैरेजेस, वी शुड गो फॉर DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, दैट इज DFI ऑफ स्पर्म्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम असेस करते हैं कि जो भी DNAs हैं वो कितने फ्रेगमेंटेड है स्पर्म में, और उसके अलग रेंजेस होते हैं, नॉर्मल, पुअर, गुड। उसके हिसाब से वी कैन प्रिडिक्ट
कि what are the chances of conceiving, what are the chances that the baby is going to be healthy, and accordingly we start medications. और इन पेशेंट्स में एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स, जो भी मेडिसिन चल रहे हैं वो तो चलाते ही रहना है, प्लस इफ दे आर गोइंग फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट तो इनका एब्सटिनेंस पीरियड बहुत कम होना चाहिए। जितना कम एब्सटिनेंस पीरियड होता है उतना ही देखा गया है कि डीएफआई बेटर होता है, और फिर डीएफआई बेटर होगा तो जो स्पर्म सिलेक्शंस हैं वो बेटर हो पाएंगे। और जिनमें रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, इसकी हिस्ट्री है, उसमें इनसी, जिसमें हम जितना इक्सी करते हैं उसमें जितना हम मैग्निफिकेशन में स्पर्म को देख सकते हैं उससे ज्यादा 6500 टाइम्स एक्स्ट्रा मैग्नीफाइड स्पर्म को एम्ब्रियोलॉजिस्ट देख सकता है इमसी करते समय, तो उससे और बेटर सिलेक्शन ऑफ स्पर्म्स हो सकता है। डेफिनेटली अगर किसी लेडी को रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या रिकरेंट आईवीएफ करा रहे हैं और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, देन डेफिनेटली स्पर्म इज मे ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, सो देन वी हैव टू गो फॉर द डीएफआई एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट। So doctor, what exactly is DFI test? Like it's a blood test और हम सीमन सैंपल में से कुछ कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि तो बहुत अजीब सा टेस्ट है, पता नहीं क्या होगा जब हम इसको करवाएंगे। नहीं, एक्चुअली इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो स्पर्म सैंपल होता है उसी को स्पेसिफिक रिएजेंट्स आते हैं, उसी रिएजेंट्स में डाल के जो है उनके डीएनए की क्या इंटेग्रिटी है ये चेक की जाती है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ डीएनए इज फ्रेगमेंटेड, कितने इंटैक्ट है, तो ये परसेंटेज वाइज इसका रिजल्ट आता है। और जो लेस देन 25 या लेस देन 30 वो अच्छे 20 लेस होता है वो डीएफआई इज गुड, सो दैट मीन्स सीमेन सैंपल नॉर्मल है, यू कैन गो अहेड विद वॉट एवर ट्रीटमेंट यू आर गोइंग। लेकिन अगर डीएफआई ज्यादा आ रहा है, मोर देन 30 या मोर देन 40, तो ये पुअर सैंपल का होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर फ्रेगमेंटेड, मोस्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पर्म इज फ्रेगमेंटेड, सो द चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन फेलियर और वो ज्यादा होगा। तो इट्स अ सिंपल सीमेन टेस्ट, आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको सीमेन देना होता है, वो डिफरेंट रिएजेंट यूज करके डीएनए की इंटेग्रिटी पता लगाते हैं डीएफआई टेस्ट से। सो डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, यूजुअली antioxidants prescription is very common when we are saying that yes male issues कुछ है, so क्या ये antioxidants सच में कुछ कमाल करते हैं? सी आज के डेट में जो हमारी डाइट हो गई है, जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, उसके हिसाब से यस दिस एंटीऑक्सीडेंट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज अब हमारा डाइट, अब हमारे लाइफस्टाइल, अब हमारा इन्वायरमेंट इतना हेल्दी नहीं रह गया, सो वी आर इनहेलिंग लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ जंक फूड, लॉट्स ऑफ पैकेज्ड फूड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शंस हैं उसको कम करते हैं, जिससे वो स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। सो डेफिनेटली इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज सिनेरियो इट इज गोइंग टू हेल्प। तो अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, मल्टी मिनरल्स, वाइटामिन्स ले, तो या इट मे इम्प्रूव योर सीमेन पैरामीटर्स, या इफ योर स्पर्म इज रियली वेरी वेरी बैड देन यस, देन ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प। बट हाँ, अगर बॉर्डरली कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड ऑल, अगर आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाने वाले हैं, जैसे टेसा वगैरह के लिए जाने वाले हैं, देन यू शुड टेक मेडिसिन एज सजेस्टेड, क्योंकि सी दे विल नॉट गोइंग टू चेंज द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, बट या दे कैन इम्प्रूव द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट। ये चीज होता है। जैसे अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि IUI इज गुड फॉर यू एंड यू हैव टू टेक दिस एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे तो आप naturally conceive कर लेंगे। Similarly, if doctor is suggesting you for an IVF, but again they say कि नहीं आप ये सारे भी लो, it will improve our IVF result, तो वो आपके IVF result को improve करेगा। ऐसा नहीं है कि you will get antioxidant लेने से आप IUI में switch over कर सकते हो। So this is going to help, but accordingly you have to follow whatever your doctor says. So male, female, they are equal partner when we are talking about childbearing process. और इसी तरीके से मेल एंड फीमेल दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनफर्टिलिटी इश्यूज। रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि दोनों के कंसर्न्स, दोनों के इश्यूज मैटर करते हैं। सो इफ योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग कि चलिए आप भी FSH करवा लीजिए अपनी वाइफ के साथ, देन डोंट थिंक कि अरे डॉक्टर ने कुछ गलत कहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेरे में तो फॉलिकल्स ही नहीं है तो क्यों टेस्ट करवाना है, प्लीज टेक इट सीरियसली।
हो सकता है ये छोटा सा ब्लड टेस्ट पता कर दे कि कुछ कहीं गड़बड़ है, और सोल्यूशन मिलते ही वी कैन जस्ट हैव अ गुड न्यूज फ्रॉम योर साइड। सो आप इस सेशन को दोबारा जरूर देखिएगा, बिकॉज इसको देखने से आपको पता चलेगा कि कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनका सोल्यूशन है। हो सकता है टाइम लगे, 3 महीने लगे, जैसे डॉक्टर श्रेया ने बोला सप्लीमेंट्स खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं, बट हल तो जरूर निकलेगा। So always stay tuned for more webinars, for more informative sessions with us. Thank you, Dr. Shreya. Thank you, Birla Fertility, for arranging this session. Thank you, ma'am.